रहेंगे, डोंट वरी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक, आपको पता है कि बहुत साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई। जो बातें 64 में चल रही थी, है ना, 64-66 के अराउंड कोठारी आयोग आया था, तो 1964 के बाद फिर हम देख रहे थे भाई 84 में जो है सॉरी 86 में थोड़ा बदलाव हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे, फिर अब जाकर के एक नई एजुकेशन पॉलिसी हमको इतने साल बाद देखने को मिली है। तो अब इसमें हालांकि बहुत सारी चीजें वही हैं जो कोठारी आयोग में हम कह रहे थे, है ना, या फिर हम कह रहे थे कहाँ पे एग्जैक्टली सुधा, हम कोठारी आयोग में जो चीजें कह रहे थे, या फिर हम इसमें आपकी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई थी कोठारी आयोग के समय पे ही। इसके अलावा आपकी जो ये राजीव गांधी वाली 86 वाली पॉलिसी थी, इसमें जो बातें हुई थी, या जितने करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बातें कर रहे थे, वो बहुत सारी चीजें सालों साल से चली आ रही हैं। वही बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है, कुछ चीजें अलग भी हैं, लेकिन वही बातें बहुत सारी इसी में रेपिटेटिव हैं, क्योंकि हम वो बातें तो कब से कर रहे हैं, हो नहीं पा रही हैं हमसे, मतलब वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं कहीं ना कहीं। अब देखो ये कब तक कर पाते हैं इस पॉलिसी के बाद भी, तो समझते हैं। इसके जो हेड हैं, या फिर मैं कहूँ जो चेयरपर्सन है ना, चेयरमैन हमें शब्द यूज करने से बचना है एज टीचर्स। जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के, वो क्या है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है ना, इसरो के भी हेड रहे हैं ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कमेटी रिपोर्ट 31, जैसे कोठारी आयोग जो डॉक्टर DS कोठारी थे उनके नाम पे है, तो जो चेयरपर्सन होते हैं कई बार उनके नाम पे वो पॉलिसी फेमस हो जाती है, उसका नाम उसी पे पड़ जाता है अगर मैं कहूँ। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019, ये एक ड्राफ्ट जो है सबमिट किया गया इसके लिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी लानी चाहिए। के कस्तूरी रंगन जी के द्वारा, ये हेड रहे हैं उस कमेटी के बेसिकली जिसने ड्राफ्ट बनाया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसमें क्या मुद्दा क्या था, किस चीजों पे ध्यान देने की बात की गई, तो अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020, यानी लगभग 2 करोड़ बच्चों को, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, लगभग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस लाया जाएगा मेन स्ट्रीम में अंडर NEP, यानी वो बच्चे जो ड्रॉप आउट ले चुके हैं या किसी भी कारणवश बाहर हैं, शिक्षा, स्कूली शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों को हम सिस्टम में वापस लेकर के आएंगे, ऐसा कहा गया। अब पता नहीं कैसे लेकर के आएंगे, सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं, खैर वो एक अलग कहानी है। तो अबाउट 2 करोड़ यानी अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020, तो 2 करोड़ बच्चों को NEP 2020 के अंडर वापस लाया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये ऐसा विजन है गवर्नमेंट का या इन पॉलिसी मेकर्स का। MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी जो हम पहले समझते थे, आपने सुना होगा स्मृति ईरानी के टाइम पे, इवन एक टाइम पे कपिल सिब्बल जी थे, मैं छोटी थी तब, है ना, तो जिसको हम कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या कहते थे, कर सकते हो कोमल, हम कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय। इसको रीनेम, इसी के अंडर एजुकेशन आती थी, तो पहले हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को एजुकेशन नहीं कहते थे, इससे पहले एजुकेशन कहते थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते थे, फिर ये MHRD हो गया था, अब फिर से बदल करके इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दे दिया गया है। तो MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो अब हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय कहते हैं। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, जरा कमेंट में बताना, इतनी तैयारी कर रहे हो सरकारी नौकरियों की। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। MHRD रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। 5, अब इसमें सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, यानी संरचनात्मक परिवर्तन ही कर दिया गया। अगर हम देखें, आपने बचपन से सुना होगा 10 + 2 + 3, ये होता था एजुकेशन का फॉर्मेट। इसमें भी 3 हटा दो अगर, तो स्कूल एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हमें स्कूल के परे तो आप में से किसी को भी तैयारी नहीं करनी है, कोई कॉलेज के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हो, आप अभी स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो 10 + 2 सिस्टम की बात होती थी कि भाई 10 साल तक 10वीं क्लास हो गई है ना, 10 साल में 1 से लेकर 10वीं तक 10 + 2 सिस्टम की हम बात कर रहे थे, और 2 साल आपका 11वीं 12वीं, है ना, 11वीं 12वीं 11th 12th जिसको हम कहते थे 11th और 12th,
एम आई राइट? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया आरती, धर्मेंद्र प्रधान जी। और कुछ? आए आगे। शीनू देखो एग्जाम तो किसी के हाथ में नहीं है, तैयारी हमारे हाथ में बस। तो स्कूल का ये स्ट्रक्चर था, ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, ओल्ड पैटर्न है। क्या है? ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड पैटर्न। अगर हम बात करें किसकी? न्यू स्कूल स्ट्रक्चर की, या न्यू स्कूल स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर बस ये न्यू है ना? आज के समय में जो एनईपी ने चेंज किया है वो क्या चेंज है? वो है 10+2+3 का सिस्टम। नहीं जी, ये क्या था? पुराना था। ये है 5+3+3+4। ये 10+2 को चेंज करके 5+3+3+4 2 से 4 भागों में बांट दिया एक तरह से। इसको याद रखने का तरीका है 534 आप याद रखें, 534, इसमें 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी बहुत बड़े जवाब दे रहे हैं आप लोग एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर के। अगर हम बात करते हैं इसकी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 5 को तोड़ के 2+3+3 ऐसे कर दें, नहीं, वो अलग से क्लासिफिकेशन है, उसमें अभी हम आएंगे। देखो पूजा, ये लोग क्या क्या करेंगे अभी तो। 5+3+3+4 का सिस्टम है, FPMS इसको मैं बुलाती हूं, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी। 5+3+3+4 ये है क्या? न्यू फॉर्मेट। ठीक है, टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में बदलाव की बात की गई, पैटर्न चेंज करने की बात की गई। ये 10+2+3 से, या 10+2 ही कहिए आप, क्योंकि स्कूल एजुकेशन पे हमारा फोकस है। तो 10+2 को रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4 से। अब ये हो रहा है। लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषा की जब हम बात कर रहे हैं, तो भाषा क्या है? भाषा के आधार पे कुछ परिवर्तनों की बात की गई कि यानी इसमें क्या क्या एरियाज कवर होंगे इस नई पॉलिसी के अंदर। तो एक तो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया MHRD को बदल करके, फिर फॉर्मेट चेंज कर दिया गया, 10+2 से 5+3+3+4 कर दिया गया। टीचर एजुकेशन में परिवर्तन की बात हुई है, लैंग्वेज पे काम करने की बात की गई है, इंक्लूसिविटी, समावेशन, हर तरह के बच्चों को हम क्लास में पढ़ा पाएं। तो ये सब मुख्य बिंदु हैं जिन पे काम होना चाहिए, ऐसा मिनिस्ट्री, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सजेस्ट कर रही है। बात ठीक है या नहीं है? अब ये 5+3+3+4 को डिवाइड करके जो है देखा गया है यहाँ पे, उसको अभी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, न्यू फॉर्मेट या न्यू पैटर्न, न्यू फॉर्मेट, न्यू फॉर्मेट और न्यू पैटर्न, 5+3+3+4। बात सही है या नहीं है? आएंगे अभी इस पे। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। 5 साल फाउंडेशनल, FPMS से आप याद रख सकते हैं, FPMS ये निमोनिक है याद रखने का। ठीक है जी। F फॉर फाउंडेशनल, मूलभूत चरण कहते हैं इसको, 5 साल का होगा ये फाउंडेशनल। फिर जिसमें आंगनवाड़ी और फिर आपका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है वो आ जाता है, यानी प्लेवे जो है यहीं आ जाएगा, है ना। बाल वाटिका जो 3 से 8 के लिए, फिर आपका ग्रेड 1, 2, तो इसमें 3 से 8 वर्ष के बच्चे आएंगे। कितने? 3 से 8 वर्ष के बच्चे लगभग इसमें आ जाएंगे, यानी कक्षा 2 तक के बच्चे। पहले जो है प्लेवे के बच्चे भी, आंगनवाड़ी भी इसी में आएगा, और फिर आपके जो क्लास 1 और 2 है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो हमने एक तरह से अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है उसको भी यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया है। बात सही है नहीं है? तो फाउंडेशनल स्टेज हो गई है 3 से 8 वर्ष का बच्चा, आंगनवाड़ी या प्लेवे और क्लास 1, 2 ये यहीं आ गए शुरू के 5 साल में। फिर आती है आपकी प्रेपरेटरी स्टेज। क्या कह रहे हैं हम इसको? प्रेपरेटरी स्टेज कह रहे हैं, प्रेपरेटरी स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज ये है आपकी 3 साल की। तो कक्षा 3 से लेकर के 5वीं तक, 3rd to 5th, तीसरी चौथी पांचवी, 3rd to 5th। ठीक। मिडल स्टेज जिसको हम कह रहे हैं, मिडल स्टेज वही आपकी 6th to 8th, ये हो गई मिडल स्टेज। ये याद रखना है, इसको ऐसे नहीं सोचना है। ये आप किसी काम के टीचर नहीं है अगर आपको ये उंगलियों पे होना चाहिए। और ये मैं YouTube पे भी बहुत बार बोलती हुई आई हूं, अभी भी आपको फिर से कह रही हूं कि
आपको एज अ टीचर जब बच्चा दिखे रोड पे चलता हुआ, तो वो बच्चा ना दिखे, उसकी उम्र भी दिखे, वो किस क्लास में होगा ये भी आप देख के अंदाजा लगा पाए, तब तो मान जाएंगे हम कि आप सच में दिल से आपका मन है टीचर बनने का, है ना। तो ये जो स्टेजेस हैं, जब मुझे कोई बच्चा मिलता है मैं उसकी एज पूछती हूँ, तो मैं खुद से उससे पूछ लेती हूँ कि अच्छा कौन सी क्लास में होगा, या उसको देख करके मुझे आइडिया लग जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि एज क्या होगी, है ना। मेरी खुद की एज बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं ऐसे बच्चे देख करके बता दूं कितनी उम्र होगी, लेकिन ये फायदा है चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने का या ऑब्जर्व करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में बैठा होना चाहिए। और अगर आपको बेसिक में, ये बहुत बड़ा हैक भी है ये आपके टीचिंग एग्जाम्स में, कि अगर आपको बेसिक चीजें पता होगी, जैसे आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, तो आपको पता होगा कि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है ना, तो आपको पता है वो पहली कक्षा में होगा। 6 से 14 वर्ष की बात हुई है, यानी 8वीं क्लास में होगा, 14 साल का है तो, ठीक है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष, प्रेपरेटरी स्टेज 3 से 5 8 वर्ष, और पहली दूसरी तक आंगनवाड़ी और पहली दूसरी क्लास आपकी यहां पे आ जाएंगी, ठीक है जी। मिडिल स्टेज 6 to 8, फिर है सेकेंडरी स्टेज। तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और अगर आपको ये पता होगा कौन सी क्लास का बच्चा कितनी उम्र का होगा, कौन सी स्टेज में आएगा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंडरी स्टेज ये है 9th to 12th, 9th to 12th, बात सही है नहीं, 9th to 12th सेकेंडरी स्टेज। हाँ नहीं ऐसा है नहीं पूजा, ऐसा नहीं है, मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। फाउंडेशनल स्टेज 3 से 8 वर्ष, प्रेपरेटरी स्टेज 3 से, ये कक्षा 3 से 5 वर्ष हटा दो, यहाँ पे क्लास 1-2 तक आंगनवाड़ी प्लस क्लास 1-2, क्योंकि आसानी रहेगी, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लास 1 and 2 आंगनवाड़ी यानी प्लेवे प्लस क्लास 1 and 2 फाउंडेशनल स्टेज में आ जाएंगे, ये जो 5 साल हैं। और उम्र जो है वो 3 से 8 वर्ष होगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एज। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रेपरेटरी स्टेज की, तो ये बच्चा जो है आपका 9, 10, 11 साल तक का बच्चा होगा यहाँ पे, है ना, 9 to 11 ईयर्स, मोटा मोटा हम अभी अंदाजा लगा रहे हैं। मिडिल स्टेज में वही आपका 11 से 14 वर्ष का बच्चा होगा, 11 से 14, 12 से 14, है ना, मोटा मोटा एक हम लेकर के चल रहे हैं। और ये आपका 14 से 18 वर्ष के बीच में कहीं बच्चा लाइक करेगा, ठीक है। आते हैं, खैर समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करते हैं यहाँ फाउंडेशनल स्टेज की, ये लिखा हुआ फाउंडेशनल स्टेज यानी मूलभूत चरण, क्या है, मूलभूत चरण, मूलभूत चरण, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज, इसमें क्या है, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी प्लेवे वाला टाइम है। और एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी करा के आप सिखाओ बच्चों को। छोटी क्लासेस में आपको पता है कविता भी पढ़ाते हैं टीचर, तो पूरे शरीर का प्रयोग करते हैं, आई मीन एक्टिविटी करके सिखाते हैं हर चीज। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है जहां प्लेवे बेस्ड चीजें होंगी। आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूल या प्लेवे या बाल वाटिका भी कह सकते हैं आप इसको, है ना। तो पूछ ले आंगनवाड़ी का टाइम, प्री स्कूल का टाइम, बाल वाटिका का टाइम, यही टाइम है वो आपका 3 से 6 वर्ष। फिर छठी क्लास से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 भी इसी में आ जाएगा, तो इसलिए 3 से 8 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड है, हाँ 68, 86, हाँ वो आएंगे अभी, उपासना वो भी करेंगे, टेंशन मत लो, कोठारी उठारी सब करेंगे। अभी ऐसे चल रहे हैं हम, नए से पीछे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें फाउंडेशनल स्टेज, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, 3 से 8 वर्ष आपकी यहाँ पे आंगनवाड़ी और क्लास 1-2 आ जाएगा। प्रेपरेटरी स्टेज है, एज 8 से 11 वर्ष, है ना, एज क्या है 8 से 11 वर्ष, इसको 8 से 11 कर लेना, 8 से 11 वर्ष, एक साल कम कर लेना, ये 11 से 14 हो जाएगा। प्रेपरेटरी स्टेज जिसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी यहाँ भी, क्योंकि 8 साल तक का बच्चा जो है, छोटे बच्चे हैं ये, 11 साल तक भी इवन हम एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा रखेंगे। फिर मिडिल स्टेज आ जाती है, 6 से 8वीं क्लास का बच्चा, 11 से 14, यहाँ पे हम उनको ये कह रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन दो, कोडिंग सिखाओ, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ये सब। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कर दी इन्होंने, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स के, वो जो हार्डकोर सेपरेशन था ह्यूमैनिटीज का, आपका साइंस का और इसका क्या कहते हैं इसको कॉमर्स का, वो ना करके आप पूल ऑफ सब्जेक्ट दे दो। अगर किसी का मन है फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी पढ़ने का तो वो भी पढ़ पाए, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का ऑप्शन दे दो, उस कॉम्बो में से वो चूज कर ले कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ना कि हार्डकोर सेपरेशन की जरूरत नहीं है कि ये आर्ट है, ये ड्राइंग है, ये है, ये वो है, ठीक है बात।
तो ये है 4 स्टेजेस आपकी। अब एक क्वेश्चन यहां से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट हर जगह लगभग पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसका जवाब देंगे एक बार कमेंट्स में फटाक से। बताइएगा। नहीं वो तो नहीं आएगा सपना, देखिएगा। साउंड, वो माइक बंद हो गया था और मैंने देखा नहीं, मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। देखो एक बार, तो यहाँ पे बात चल रही है 5 FPMS फाउंडेशनल स्टेज 5 साल, जिसमें आंगनवाड़ी 3 साल या प्लेवे जिसको हम कह रहे हैं, या प्री स्कूल, और फर्स्ट और सेकंड जो है वो भी क्लास, तो ये फाउंडेशनल ईयर्स में आ जाएगी 5 साल। फिर 3 साल है प्रेपरेटरी स्टेज, फिर आपके जिसमें हम, हाँ, फिर M यानी मिडिल स्टेज थर्ड 3 साल का होगा ये भी, और सेकेंडरी 4 साल का होगा, 9th to 12th वाला बच्चा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं मार्क करना है, ये तो फॉर्चुनेटली आप ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट यहीं पे लिखा हुआ है। अगर ये फर्स्ट यहाँ लिखा होता तो डी ऑप्शन हो जाता और आप यहाँ मार्क करके अपनी OMR शीट में या कंप्यूटर पे क्लिक करके निकल जाते, तो ये गलत हो जाता। तो आपको ये भी देखना है कि आंसर देना किसके हिसाब से, तो आपको नीचे वाले के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से देना है आंसर। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, या फिर हम इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, वो समझ लेते हैं हम कौन से। एक तो ये कि 5+3+3+4 स्कूलिंग डिजाइन एज अगेंस्ट द करंट 10+2 सिस्टम। 10+2 को रिप्लेस कर दिया, 10+2 को रिप्लेस कर दिया 5+3+3+4 से, ठीक है, 5+3+3+4 से। फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एट द सेकेंडरी स्टेज। फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एट द सेकेंडरी स्टेज, ये हम दे रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी दो बच्चे को 9th to 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद से चूज करने का। बात सही है। द पॉलिसी हैज लेड सिग्निफिकेंट एम्फोसिस ऑन ECCE। इन्होंने यहां पे 5 साल में इंक्लूड कर लिया है अर्ली। ECCE क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो ये जो प्री स्कूल वाले बच्चे हैं इनको इंक्लूड कर लिया है। कैसे? क्योंकि ये जो फाउंडेशनल स्टेज है इसी में, जैसे 10+2 में फर्स्ट क्लास से था, 1st to 10th, यहां पे आंगनवाड़ी से ले लिया उन्होंने कि 3 साल से 8 वर्ष का बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में है। तो ECCE पे स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटे से ही बच्चे की जो नींव है वहीं से हम उसको एनरोल करें, उसको सिस्टम में लेकर के आए, और फिर आगे तक 12th तक हम ध्यान रख रहे हैं एक तरह से उसका। फिर आते हैं अचीविंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक चीज है यहाँ पे FLN बोलते हैं उसको, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये क्या है भाई? फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो है आपकी कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, यानी बेसिक पढ़ना लिखना, बेसिक कैलकुलेशन बच्चे को आ जानी चाहिए क्लास 2nd तक ही। एम्फोसिस ऑन करिकुलर एम्स लर्निंग टू हैपन थ्रू कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चों को एक्टिव रख के सिखाओ। मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स वो ऐसे सीख रहा हो उसको पता भी ना चले, है ना। होलिस्टिक लर्निंग होनी चाहिए। करिकुलम का बोझ कम कर दो, ऐसा नहीं है बच्चे से ज्यादा भारी तो बस्ता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, जो भारतीय भाषाएं हैं उनको जो है आप
प्रमोट करिए, मल्टीलिंगुअलिज्म को आप प्रमोट करिए, भाषा के नाम पे विवाद मत मचाइए, है ना। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषितावाद को आप प्रमोट करिए, इंडियन लैंग्वेजेस को आप, भारतीय भाषाओं को आप प्रमोट करिए, ठीक है ना। हाँ, आएंगे मनी उस पर भी। इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशन सिखाइए बच्चों को, स्किल्स सिखाइए। आप कोडिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, आजकल डिजिटल लिटरेसी का जमाना है, तो वोकेशंस के लिए बच्चे को तैयार करिए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल ग्रेड 5 इन मदर टंग, 5वीं क्लास तक तो एटलीस्ट जो है मातृभाषा में शिक्षा दीजिए आप। बच्चे की अगर मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में शिक्षा दीजिए, जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश मीडियम का जो है रॉब झाड़ना है या किसी और भाषा का। आ डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, बच्चे में ये प्राइड होना चाहिए डीप रूटेड कि यार मैं भारत से हूं, ये मेरे लिए प्राइड की बात है। जैसे मैं गांव से हूं, आज भी मुझे अब 14 साल गांव और 14 साल दिल्ली हो गए हैं, लेकिन मुझे क्योंकि मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स जो है गांव में गुजरे हैं, तो इस चीज में कभी भी रत्ती भर की जो है कोई शेम मुझे कभी महसूस नहीं हुई कि मैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में हैं, बट ये उनको बहुत क्लियरली पता है कि मैं एक बहुत देसी इंसान हूं अंदर से, है ना। मतलब कि मेरा गांव से जो प्यार है वो सबको पता है, जो लोग भी मुझे जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है, मैंने जो स्टॉक से लेके टेड टॉक्स में और जहां पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं आज तक गई हूं, सब जगह पे ये बात मेरी हुई है, और मुझे ये मेरे लिए प्राइड की बात है, कोई मेरे लिए शर्म की बात नहीं है गांव में रहना। कई लोगों को मैं जानती हूँ जो अगर छोटे शहरों से आते हैं तो कई बार वो छिपाते हैं उस चीज को, क्योंकि लोग उस तरह से बिहेव करेंगे। लोग बाहर में जाए, लोग कौन सोचे लोगों का, मतलब ये मेरा तरीका है, किसी को सच में इम्पैक्ट कर सकता है तो वो उसका जीवन है, मैं सही और गलत नहीं कह रही हूँ, बट ये आपका इंडियन होना प्राइड की बात होनी चाहिए। जहां से भी आप हैं, जो भी आपकी जड़ें हैं, वो कोई बुरी चीज नहीं होनी चाहिए, वो शेम का विषय नहीं होनी चाहिए, वो प्राइड का विषय होनी चाहिए। शायद बहुत कुछ जो करियर में मिला है, अगर मैं नहीं गांव में रही होती तो मेरी उस तरह की समझ नहीं डेवलप हो पाती, वो एग्जांपल्स, वो कनेक्टिविटी लोगों से शायद उस तरह से नहीं बन पाती। तो मुझे तो बहुत कुछ दिया है गांव ने, या किसी भी जगह से जहां से भी आप हैं, तो जो भी आपको मिला है जीवन में उसको लेकर के बहुत गर्व महसूस कीजिए, उसको लेकर के बहुत संतुष्टि की भावना होनी चाहिए, एक प्राइड की भावना होनी चाहिए, ना कि शर्म की भावना होनी चाहिए। जो भी मिला है जीवन में, प्लेट में खाना भी है, वो भी अपने आप में ग्रेटफुलनेस की बात है। ये बात पक्की है कि बहुत लोगों के पास आपसे बहुत रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, उनको अच्छी एजुकेशन मिली होगी, वो सब मुझे भी दिखता है, उस चीज का अंतर पता लगता है, बट आपको जो मिला है, आप उसके आपसे भी तो बदतर स्थिति में लोग हैं। तो बजाय कि बस ये कहते हुए कि अरे यार हमारे तो माँ बाप अमीर नहीं थे, हमारा तो ये नहीं था वो नहीं था, इससे कुछ होगा नहीं। जो मिला है उसी में बेस्ट करने की कोशिश करनी है, ये बात सच है। ऑफकोर्स फर्क पड़ता है, अगर आप एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा अगर आपका मजबूत है तो आपको अच्छे अवसर मिलते हैं पढ़ने के, लिखने के, बहुत एक बेसिक स्ट्रेस में आप बड़े नहीं होते, पैसे को लेकर 2 रुपए खर्च करने, यानी महीने के एंड तक आते हुए। इवन दिल्ली आकर के भी मम्मी पापा दोनों टीचर हैं गवर्नमेंट, और फिर भी इतनी बजटिंग होती है, क्योंकि मिडिल क्लास में यही होता है भाई, 3 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ये है वो है, घर भी खुद ही बनाना है, गाँव से आए हुए लोग हैं, तो वो रहता है। लेकिन जो सच में अमीर परिवार में पड़े बड़े बच्चे हैं, बेशक उनके स्ट्रेसेस अलग होंगे, बट ये वाले तो नहीं है कि यहां से उधार मांगना पड़ रहा है, यहां से ये करना पड़ रहा है, ये ईएमआई जाएगी, वो होगी। तो बेसिक स्ट्रेसेस आपकी लाइफ के खत्म हो जाते हैं और एक अच्छा माहौल मिल पाता है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड हेल्प करता है आपको बेहतर आगे बढ़ने में, बहुत सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं। बट हम इस चीज को लेकर के रोते नहीं रह सकते, जो हमें मिला है उसको लेकर के हमें, बच्चे में ये डीप रूटेड एक प्राइड की भावना, ये कोई दुख की भावना नहीं। और प्राइड का मतलब ये नहीं है कि फिर वो सारे शहर वालों को, बाहर के विदेशों के लोगों को, सबको आप गालियां दे रहे हैं, अरे ये क्या है, वो मजाक उड़ाना प्राइड नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये कहानी है। हाँ, इन रियलिटी लैंग्वेज के लिए फाइट नहीं, बिल्कुल कलेश मचा के रखा हुआ है, आप देख ही रहे हैं न्यूज में किस तरह की चीजें, जबकि भाषा को विविधता में एकता की बात हमारा संविधान भी करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। स्कूल एक्रेडिटेशन, यानी स्कूल जो है मान्यता प्राप्त होने चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से मेरा कल मन किया है कि स्कूल खोल दिया, मान्यता ली नहीं, ना सीबीएसई से एक्रेडिटेड है, ना किसी बोर्ड से एफिलिएटेड ही नहीं है। असेसमेंट रिफॉर्म विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है आपका होना चाहिए 360 डिग्री। 360 डिग्री का क्या मतलब है, चहुमुखी, सर्वांगीण, बच्चा खुद का भी असेसमेंट करे, उसके टीचर्स भी उसका असेसमेंट करें, उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों उस चीज में, या सॉरी उसके पीयर्स भी इन्वॉल्व हों। ये 360 डिग्री असेसमेंट है, इस पे आएंगे, एक एक करके बात करेंगे। मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स, बच्चे की जो है ऑप्शंस होने चाहिए उसके पास। तो ये है आपका एक स्ट्रक्चर जिस पे हम इतनी देर से बात कर रहे थे। अगर हम देखते हैं तो ये है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर और ये है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग था 10 साल, कक्षा एज 6 से 16 वर्ष का बच्चा आपका 10वीं कर लेगा, और जो आपका 2 साल लास्ट के हैं 11th 12th, वो 16 से 18 वर्ष। अगर हम देखें यहाँ पे
तो क्या होगा यहाँ, ये होगा आपका 3 इयर्स आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, 3 to 6 इयर्स। ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी होनी चाहिए जब फाउंडेशनल लेवल पे है बच्चा। डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरेक्टिव क्लासरूम, ये जो बच्चा आपका होगा प्रेपरेटरी स्टेज पे, कक्षा 3 से 5 में। मिडिल स्टेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज। सेकेंडरी स्टेज जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। बच्चे को मौका दो, आप उसकी मर्जी के सब्जेक्ट्स चूज करने का, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बात सही है या नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप बता दीजिए। ये है आपका 360 डिग्री असेसमेंट, यानी 360 डिग्री, 360 डिग्री आकलन। 360 डिग्री समझते हो ना भाई? 180 डिग्री होता है ये कि आपने अपना जीवन 180 डिग्री बदल दिया, मतलब कल से जो आप करते थे सारी आदतें बदल दी, चीजें बदल दी, बहुत कुछ बदल दिया, विचार बदल दिए। 360 डिग्री अगर बदल दिए तो वापस घूम के आप यहीं आ गए। तो 360 डिग्री मतलब चहुमुखी, पूरा चारों ओर। तो ऐसी होलिस्टिक असेसमेंट जो है वो 360 डिग्री की बात हो रही है, यानी चारों चहुमुखी सर्वांगीण रूप से असेसमेंट करो आप। जैसे सेल्फ असेसमेंट हो गया आपका, यानी स्वयं आकलन। क्या है? स्वयं आकलन, यानी बच्चा खुद का आकलन करे कि आप खुद को, मान लीजिए जैसे मेरी ही राइटिंग है तो मैं आप खुद को कितने मार्क्स देती हूं, तो बच्चा अपनी किसी एक्टिविटी को किस लेवल पे जांच पाता है, उसको कमी और दिक्कत कहां हो रही है वो जांचे वो। तो ये एक लेवल हो गया। पीयर असेसमेंट यानी सहपाठी आकलन। फिर क्या है नेक्स्ट? टीचर असेसमेंट, शिक्षक आकलन। शिक्षक आकलन, ठीक है। तो जब टीचर भी बच्चे का असेसमेंट करे, पीयर्स भी यानी उसके साथी भी उसको ग्रेड दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जांच रहे हैं, आप अपने साथी का असेसमेंट कर रहे हैं, आपका साथी आपका असेसमेंट कर रहा है, और टीचर्स भी आपका असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये 360 डिग्री आकलन होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ टीचर ने जितने नंबर दे दिए वो हो गया, उसके पीयर्स का क्या कहना है बच्चे के बारे में, टीचर्स का क्या कहना है, वो खुद कितना खुद को ग्रेड करता है। तो ये चारों ओर से जो है आकलन होना चाहिए। इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ, 360 डिग्री असेसमेंट कह रहे हैं। ज्यादा नहीं है बेबी अभी, है ना? केवीएस को लेके तो ज्यादा सिलेबस नहीं है, लास्ट यूनिट ही है। ये कॉमन है आज की क्लास, तो सभी के लिए जो है ये कॉमन टॉपिक है। पेट में दिक्कत है यार, पता नहीं क्या ही हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया शुभम, कौन सी वाली? देखिएगा हाँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, कह रही हैं दिन भर सीडी भी पढ़ती हूँ, इतना इंटरेस्टिंग लगता है। बाकी भी पढ़ने हैं, वहां भी स्कोर करना है भाई। देखिए इतने संसाधन है आज के समय में, अगर आप सच में मन लगा करके पढ़ रहे हैं तो, और मन लग जाएगा आपको, अगर आप थोड़ा सा लगाना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो आपको जिस सब्जेक्ट में जो टीचर अच्छा लगे वो पढ़ो। तो संसाधन की कमी नहीं है। अगर आप फिर भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। मतलब खुद से सच बोलना है कि तैयारी करने का मन नहीं है या तैयारी हो नहीं रही है, दोनों चीजों में अंतर होता है ना? आते हैं वो, ये लोग बताएंगे उसी समय पे, सुषमा, कॉम्बिनेशन जब वैकेंसी आएगी तभी ये लोग क्लियर करेंगे उस चीज को। देखना एक बार। राहुल कर लो अगर मिल रहा है मौका तो, अगर कहीं पढ़ाने का, क्योंकि अभी तो पता नहीं है कब आएगा नोटिफिकेशन। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020,
यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट कार्ड की कैसे की बात हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट कार्ड स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। ऐसे प्रगति पत्र या ऐसे रिपोर्ट कार्ड, ऐसे रिजल्ट बनाओ जिसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना में सापेक्षित किया गया हो। तो दूसरों के कंपैरिजन में रिजल्ट बनाना, कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। बच्चों को खुद से आपको कंपेयर करना है, ना कि बाकी बच्चों से। रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू द ईयर, यानी जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के, वो पेंसिल पेपर के टेस्ट के आधार पे बना दो। नहीं भाई, बच्चे का जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, उन सबको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसके व्यवहार को, है ना, उसमें भी ग्रेडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ जो आपने पेपर पेंसिल टेस्ट लिया है उसी के आधार पे आप जज करेंगे बच्चे को। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये बात एकदम सही है, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, इसी की हमने बात की है। इसको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या सर्वांगीण रिपोर्ट कार्ड भी आप कह सकते हैं, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। समेटिव यूनिडायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड्स नहीं, सी ऑप्शन। बात सही है, ये एक बेसिक सी बात हुई। समेटिव एक सिंगल डायमेंशन वाला नहीं। और एक आपका असेसमेंट का एक नया तरीका लेकर के आए ये लोग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षक पर्व एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स, यानी परीक्षा और आकलन में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो परख करके एक पैमाना लेकर के आए। परख की फुल फॉर्म है P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये आपको याद भी करनी है और इसको हम समझेंगे 2-4-6 बार, ठीक है ना। हाँ, हो जाएंगे शिवम वो भी ठीक। तो इस परख क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, यानी बच्चे की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं आप, बच्चे की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। परख, ठीक है, परख। ठीक है, परख, बात सही है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस असेसमेंट, assessment of and review analysis, review and analysis of review and, ये मैं यही देख रही थी लोग क्या लिख रहे हैं, and analysis of knowledge for holistic development, knowledge for holistic development, knowledge for holistic डेवलपमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस बच्चे की, उसका आकलन, रिव्यू करना, फिर कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में अच्छा किया है, कहाँ अच्छा कर सकता है, इस बात का फिर एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास की नॉलेज के लिए आपको उसकी परफॉर्मेंस को कह रहे हैं कोमल के परख में ड्यूटी भी दी है एज अ फील्ड इन्विजिलेटर डाइट में। हाँ, तो आप जो लोग अभी कर रहे हैं उनको इसका थोड़ा फायदा मिलेगा कि उन्हें चीज़ें ग्राउंड पे भी वो उसको इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास के बारे में आप एनालाइज कर पा रहे हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ की, रिव्यू कर पा रहे हैं, असेस कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, ये परख का काम है। तो परख एक पूरा पैमाना है बच्चे के आकलन का कि आप बच्चे की परफॉर्मेंस को उसके असेस करेंगे, रिव्यू कर पाएंगे, यानी देखेंगे फिर से कैसा उसने परफॉर्म किया है, इस बात का रिव्यू लेना। एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बात सही है। चलिए, इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स, इन्होंने एक और बात कही है कि ये सब करके हम क्या कर पाएंगे, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए बच्चों को तैयार करिए आप। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, AI आ गया है ना, चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कह रहे हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए आप बच्चे को तैयार कीजिए। 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए आप बच्चे को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। 21वीं शताब्दी के कौशल जैसे डिजिटल लिटरेसी, अगर आज के समय में आपके बच्चे को कंप्यूटर नहीं आता है या वो उसको आप मौका ही नहीं दे रहे हैं तो वो दुनिया की दौड़ में कहीं पीछे रह जाएगा। हालांकि दौड़ पे मेरा उतना फोकस नहीं होता है, बट क्योंकि जो दुनिया है जहां वो जा रही है उस तरफ आप भी तो हैं ही ना शामिल, तो या तो फिर आप अपना खेती करें, फल खाएं, कंदमूल फल, और रहें वहां पे, और ज्यादा इच्छाएं ना रखें, तो ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो खुश हूँ उसमें भी, है ना।
मेरा तो खुद का प्लान है एक आध साल में जो है कि 3 दिन फार्म टाइप की जगह पे जो है बिताए जाएं। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और यानी डिजिटल स्किल्स की आपको समझ हो, कंप्यूटर की आपको समझ हो, जो भी समय के साथ परिवर्तन हो रहे हैं नए नए, उसकी आपको समझ हो। किस पे कौशल आपकी, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर के आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें, है ना, लाइफ स्किल्स से लेके 21वीं सदी के कौशल हम इनको कहते हैं, कि समय के साथ आपको इन सब चीज़ों में पकड़ है कि नहीं है। अभी ये अलग से हम पढ़ेंगे, कई सारे कौशल 14 स्किल्स हैं जिनको हम इसमें काउंट करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में। ठीक है, तो ये एक परख, एक पैमाना बनाया गया। क्या है ये? एक शिक्षक पर्व में एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स के तहत इसको बनाया गया। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये हमें बताइए कि स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। बच्चों का आकलन कैसे करेंगे हम? बच्चों का आकलन हम कैसे करेंगे भाई? जो होलिस्टिक आपका, आपने अभी रिपोर्ट कार्ड देखा था, आपने अभी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देखा था कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, वो हमने देखो होलिस्टिक एक तो तरीका है होलिस्टिक की जब हम बात कर रहे हैं, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं टीचर बच्चे का आकलन करे, पेरेंट करे, है ना, और स्टूडेंट्स खुद का सेल्फ आकलन। पेरेंट्स नहीं, पीयर्स, ये बार बार मैं पेरेंट लिख दे रही हूँ, पीयर्स यानी जो उसका साथी समूह है वो उसको कितना स्केल पे मापता है। ठीक है ना, ये 360 डिग्री, इसको होलिस्टिक भी कह सकते हो। होलिस्टिक में एक और चीज आ जाएगी कि आप बच्चे के दिल, दिमाग और उसके इमोशंस को जांच पा रहे हैं कि नहीं जांच पा रहे हैं। दिल दिमाग क्या है? कॉग्निटिव, कैप कहते हैं इसको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, एंड साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, कॉग्निटिव बोले तो संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, अफेक्टिव बोले तो सामवेगिक पक्ष, इमोशंस वाला सामवेगिक पक्ष, और साइकोमोटर हम कहते हैं गत्यात्मक पक्ष को, यानी बच्चे का शरीर, उसकी बॉडी, साइकोमोटर मतलब फिजिकल एक्टिविटी में भी आप इन्वॉल्व रखें उसको। अफेक्टिव मतलब उसके इमोशंस से भी कनेक्ट करें, ऐसे पढ़ाएं। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कई बार एग्जाम्पल्स देने की, रियल लाइफ से जोड़ के, मेरे जीवन से एग्जाम्पल्स लेने की, आपके जीवन के एग्जाम्पल्स लेने की। वो क्या है भाई? जो लर्निंग है, जो टॉपिक है, अगर आपके इमोशंस से कनेक्ट होगा तो आप याद रख पाएंगे उसको, आपके जीवन में उतर पाएगा वो। जो भी डेली क्लासेस हो रही हैं सुषमा, वो सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। देखो ये सिंपल फंडा है एक आपका, आप बहुत ज्यादा भटकने की बजाय जब आपने कोर्स ले लिया हो, उस कोर्स को आपने कितने अच्छे से कंप्लीट किया है, मल्टीपल टाइम रिवीजन, और पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ भी है कि नहीं। कितने लोग तो सिर्फ कोर्स ले लेते हैं, उनसे कंप्लीट नहीं होता, और फिर वो इधर उधर, क्योंकि टीचर्स तो जाएंगे नहीं घर पे कहने, वो फिर टीचर्स को ही बल्कि ये कहेंगे, अरे फलाने टीचर ने ये कर दिया था, अरे उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अरे ये नहीं होता है। ऐसे हमारे पास तो खैर अपनी सक्सेस स्टोरीज भी लेकर के आते हैं इतने लोग, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह के भी लोग हैं कि घर वालों को वो फिर ये कहानियां सुनाते हैं, और पूछो इनसे तो खुद से भी पढ़ाई की नहीं होती कभी ठीक से। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, बच्चे का दिमाग इन्वॉल्व हो, उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो, और उसका फिजिकल एक्टिविटी से भी वो इन्वॉल्व हो, कोई एक्टिविटी भी कर रहा हो। तो ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आप बच्चे को देख रहे हैं एक तरह से, कि उसके दिमाग को भी आप जांच पाएं, उसके इमोशंस को भी आप जांच पाएं, और उसके फिजिकली एक्टिविटी करके अगर कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है उसको, तो उसको भी आप जांच के समझ पाएं। 360 डिग्री में ये दोनों चीजें आ जाएंगी, है ना। ये देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है, और फिर आज की क्लास को हम समाप्ति देंगे। ठीक है ना, कोर्स है यहाँ करियर पे, है कोर्स, सारे कोर्स हैं यार, यूपीएससी से लेकर के और टीचिंग के सारे कोर्सेज हैं। चलिए आगे बढ़े। आएगा वो अंजलि,
व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस कार्ड, यानी सारी डायमेंशंस, कैप ना कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, दिमाग, दिल, फिजिकल एक्टिविटी, इन सबको जांच पा रहे हैं आप। और 360 डिग्री में और क्या था, टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। प्रपोज इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफ्लेक्ट, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाता है। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, यानी जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है बाकी बच्चों के साथ पूरे स्टेट में तुलना करोगे, ये देखो स्टेट में फर्स्ट आए हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, यानी कि अगर हम बात करें विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को जांचना, हर एक पहलू में जांचना, CAP कैप आ गया इसमें, है ना। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, बच्चों को कभी भी लेबल नहीं करना चाहिए, तुम पास, फेल, तुम इंटेलिजेंट, ये बुद्धू, ये गलत चीजें हैं। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, सिर्फ पेरेंट्स को जो है काम करना है जहां, वो नहीं, यहाँ पे हर एक पहलू से बच्चे को जांचना है। आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन तब आता है जब क्लास ओवर हो चुकी होती है और वो अपलोड हो चुकी होती है, थोड़ा टाइम क्लास को अपलोड होने में भी लगता है। ये हम आपका मंडे को करेंगे, इसके आगे का जो कहानी है, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लैंग्वेज को लेके बातें हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो सीटेट वाले लोग हैं वो मंडे को भी 6 बजे तैयार रहिएगा।